हेलो स्टूडेंट्स, चलिए वापस से शुरू करते हैं तैयारी जीत की। आई होप आपको अभी वीडियोस देख के मज़े आ रहे होंगे, क्योंकि सारे जो चैप्टर है आपने थॉरली एक बार पढ़ लिए हैं और क्वेश्चंस जो है उनके बारे में आपको ऑलरेडी पता है, आप उनके आंसर्स जानते हैं। एग्ज़ाम के लिए ज़्यादा समय नहीं रह गया है। हमने लास्ट वीडियो में फिलअप्स एंड सम ऑफ वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस करे थे। यहाँ पे भी इसी वीडियो में भी हम थोड़े से फिलअप्स करेंगे, उसके बाद में वी विल गेट टू सम वेरी शॉर्ट questions. So the first fill-up is management is dash oriented process. तो जो fill-ups है बेटा वो मोस्टली फीचर्स, इंपॉर्टेंस, लिमिटेशन से बन के आते हैं। ये वाला हमें पता है फीचर जो है मैनेजमेंट का है, क्या है कि मैनेजमेंट इज गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। मैनेजमेंट इज गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा प्लानिंग मीन्स टू थिंक अबाउट अ थिंग। प्लानिंग का मतलब क्या होता है? थिंक, सोचना। कब सोचना? इन एडवांस। आपकी हेल्प के लिए बेटा मैंने सब जगह जो है आंसर्स फिलअप के साथ में दे रखे हैं, और ये सारे क्वेश्चंस की जो पीडीएफ है आपको वीडियो के लिंक में अवेलेबल हो जाएगी। द फोरमोस्ट ऐप इन द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज। द फोरमोस्ट ऐप नहीं बेटा, ये स्टेप है। द फोरमोस्ट ऐप इन द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग इज। सबसे पहला जो स्टेप है ऑर्गेनाइजिंग का वो क्या होता है? आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क। तो ये हमारा फर्स्ट हो गया, आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क एंड डिवीजन। Let's go further. Dash refers to the funds needed to run a business enterprises. ऐसे फंड जो बिजनेस को चलाने के काम में आते हैं, उन फंड्स को हम क्या कहते हैं? फाइनेंस। जो बिजनेस के काम आ रहा है उसको कहेंगे हम बिजनेस फाइनेंस। बिजनेस फाइनेंस। The next is dash and controlling are considered as two poles of the management function. तो आप dash and controlling ये आप planning and dash, जब ये दोनों controlling के साथ कोई function की बात हो या planning के साथ किसी function की बात हो, तो आप हमेशा याद रखना कि planning and controlling हमेशा साथ साथ चलती है। तो यहाँ पे controlling ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो आंसर इज planning. Dash is the process of fulfilling the needs and wants. किस प्रोसेस से हम कस्टमर की नीड्स एंड वांट्स को फुलफिल करते हैं? तो ये हमें पता है। तो मार्केटिंग इज द प्रोसेस, डेफिनेशन है मार्केटिंग की। मार्केटिंग इज द प्रोसेस ऑफ फुलफिलिंग द नीड एंड वांट्स ऑफ द कस्टमर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैनेजमेंट इज डैश डायमेंशनल प्रोसेस। मैनेजमेंट जो है वो मल्टी डायमेंशनल प्रोसेस है। मल्टी डायमेंशनल प्रोसेस है जिसमें क्या होता है? मैनेजमेंट ऑफ वर्क, मैनेजमेंट ऑफ पीपल एंड मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस। दैट इज व्हाई मैनेजमेंट इज कॉल्ड मल्टी डायमेंशनल और 3 टायर प्रोसेस। ठीक है। इसके बाद में आता है प्लानिंग डैश टू ओवरलैपिंग द एक्टिविटीज। प्लानिंग ओवरलैपिंग ऑफ एक्टिविटीज को क्या करती है कि एक एक काम बार बार करे जा रहे हैं, एक 2 या 3 इंसान ने एक ही काम को बार बार कर दिया है। ओवरलैपिंग को क्या करती है? प्लानिंग रिड्यूस करती है। रिड्यूस। द नेक्स्ट इज दैट स्ट्रक्चर इज डिफाइंड एज अ स्ट्रक्चर विच इज डिजाइन्ड बाय द मैनेजमेंट टू कंडक्ट अ पर्टिकुलर टास्क। ऐसा कौन सा स्ट्रक्चर है जो मैनेजमेंट किसी पर्टिकुलर टास्क को कंप्लीट करने के लिए बनाती है? ये है ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। आप इसमें बेटा कंफ्यूज मत हो जाइएगा कि फंक्शनल स्ट्रक्चर है या डिविजनल स्ट्रक्चर है। ये ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर में से है, तो ये वाला हो जाएगा जब किसी पर्टिकुलर टास्क को कंडक्ट करने के लिए हम पर्टिकुलर पर्सन को अपॉइंट करते हैं, तो ये जो स्ट्रक्चर आता है वो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डैश आर फर्स्ट टू द प्रोसेस ऑफ प्रोवाइडिंग अ यूनिक नेम, साइन, सिंबल और कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल टू अ प्रोडक्ट। किसी भी प्रोडक्ट का साइन, सिंबल, नेम अगर हम डिज़ाइन करते हैं तो उसको क्या कहते हैं? ब्रांडिंग।
डैश इज द प्रोसेस ऑफ कंपेयरिंग द एक्चुअल परफॉर्मेंस विद द प्री डिटरमाइंड परफॉर्मेंस। क्या बोलेंगे इसको? कंट्रोलिंग इज द प्रोसेस, कंट्रोलिंग प्रोसेस है जिससे एक्चुअल परफॉर्मेंस को प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड से क्या करा जाता है? कंपेयर करा जाता है, उसके क्या निकाले जाते हैं? वेरिएंस निकाले जाते हैं और उसके लिए फॉलो अप एक्शंस निकाले जाते हैं, डेविएशंस निकाले जाते हैं और फॉलो अप एक्शंस लिए जाते हैं। नेक्स्ट है डैश नीड्स आर द मोस्ट बेसिक नीड ऑफ हिरार्की थ्योरी ऑफ नीड्स। तो ये है फिजियोलॉजिकल नीड, नॉट साइकोलॉजिकल, इट इज फिजियोलॉजिकल नीड। PHYSIOLOGICAL, फिजियोलॉजिकल नीड जो है वो हमारी मोस्ट बेसिक नीड है, जो हमारे लिए, हमारे जीने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। डिसीजन रिलेटेड टू इन्वेस्टमेंट टू लॉन्ग टर्म फंड्स और फिक्स एसेट्स आर कॉल्ड। ऐसे डिसीजन जो हम लेते हैं इन्वेस्ट करने के लिए कहाँ पे? लॉन्ग टर्म फंड्स में या फिर फिक्स, दोनों सेम ही बात है। फिक्स एसेट्स में इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट ही होती है। तो इन डिसीजन को क्या कहा जाता है? कैपिटल बस्टिंग डिसीजन। जब हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेते हैं तो उनको क्या कहते हैं? कैपिटल बस्टिंग डिसीजन। और शॉर्ट टर्म के लिए अगर हम डिसीजन लेते हैं तो उनको कहते हैं वर्किंग कैपिटल डिसीजन। वर्किंग, इसमें केस स्टडीज भी बन सकती है, तो ये याद रखिएगा कि अगर बात लॉन्ग टर्म की हो रही है तो कैपिटल बस्टिंग डिसीजन है और शॉर्ट टर्म की हो रही है तो वर्किंग कैपिटल डिसीजन है। डैश इज कॉम्प्रिहेंसिव प्लान फॉर द अकम्प्लिशिंग एन ऑर्गेनाइजेशंस ऑब्जेक्टिव। एक तरह की ये प्लान ही है जो ऑर्गेनाइजेशंस के ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए एक नया छोटे छोटे जो प्लान्स बनाए जाते हैं उनको कहा जाता है स्ट्रैटेजीज। जैसे आप बना रहे होंगे अभी स्ट्रैटेजीज की, कैसे कोर्स को फटाफट से कंप्लीट करें, फटाफट से रिवीजन करें, कैसे हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहीं से भी ले रहे ताकि हम उन क्वेश्चंस को पढ़ के एग्जाम में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो ये आपकी स्ट्रैटेजीज है, छोटे छोटे प्लान ऑफ एक्शंस जो है जो किसी अपने ऑब्जेक्टिव्स को पाने के लिए करते हैं उनको स्ट्रैटेजीज कहते हैं। अ क्लियर डिस्क्रिप्शन ऑफ जॉब एंड रिलेटेड ड्यूटी इज फैसिलिटेटेड बाय। अगर आपकी जॉब को क्लियर डिस्क्रिप्शन दे दिया, आपको उसके रिलेटेड सारी ड्यूटीज दे दी, तो ये कौन से फंक्शन में आ रहा है? ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन में आ रहा है। आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क पढ़ा है हमने, ये वही बता रहे हैं। डैश इम्प्लाइज इंसीमेंट और इंड्यूसमेंट ऑफ एक्ट। ठीक है, बताना और आगे बढ़ना, इम्प्लाई और इंसाइटमेंट। ठीक है, तो ये होता, आपको बताया जाए और आपको आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट करा जाए, तो ये एक्ट जो करता है वो कौन करता है? मोटिवेशन। The next question is, primary objective of financial management is to dash the wealth of the shareholders। जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव तो आपको रट जाना चाहिए, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव जो है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का है वो है मैक्सिमाइज द वेल्थ ऑफ शेयर होल्डर्स। तो यहाँ पे आएगा मैक्सिमाइज। डैश इज द फर्स्ट स्टेप इन कंट्रोलिंग प्रोसेस। Dash is the first step in the process of controlling establish standard। कि सबसे पहले आपको establish करने हैं standard, उसके बाद actual performance को calculate करना है, then उसको compare करना है standard से, deviations निकालने हैं और follow up actions लेने। The next question is, dash refers to designing and developing a covering of the package for the product। पता है आप सबको, किसी भी प्रोडक्ट का जब पैकेज हम डिज़ाइन करते हैं तो उसको कहते हैं पैकेजिंग। क्या बोलेंगे? पैकेजिंग। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डैश कंसेप्ट ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट फिलोसफी एम्फसाइज द कंज्यूमर वेलफेयर एंड सोशल वेलफेयर। कंज्यूमर और सोशल एक ही बात है, सोशलिटी का हिस्सा है कंज्यूमर भी, तो उसको कहते हैं सोसाइटल मार्केटिंग। सोसाइटल मार्केटिंग। तो ये थे हमारे कुछ फिलअप्स
ये मैंने फॉर्म बताई कि इस तरह के फॉर्म में आपके फिलअप्स बन के आ सकते हैं। मोस्टली आपने नोटिस किया होगा कि या तो डेफिनेशन में से बन के आए हैं या फिर फीचर्स, इंपॉर्टेंस या लिमिटेशन में से बनकर आए हैं। इसके बाद हम आ जाते हैं MCQs में। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कोऑर्डिनेशन इज डेलिबरेट फंक्शन। हाउ? डेलिबरेट मतलब जानबूझ के करा जाता है कोऑर्डिनेशन। व्हाई? तो कोऑर्डिनेशन इज डेलिबरेट फंक्शन एज every manager try to coordinate the activity of the organization to avoid confusion and in the organization। तो मेन जो बात है वो यहाँ पे बोली गई है कि जो कोऑर्डिनेशन है वो डेलिबरेट फंक्शन है, क्योंकि ये करा जाता है ताकि कंफ्यूजन क्रिएट नहीं हो। अब ये आपके लिए 1 मार्क का क्वेश्चन होता है, उसमें आप मोस्ट 1, 2 या 3 लाइन में आप आंसर दे सकते हैं। अगर आपका आंसर 3 लाइन में है तो अगर एक मोस्ट पॉइंट है जिसको आप अंडरलाइन कर सकते हैं, जिससे समझ में आ जाएगा कि हाँ अवॉइड कंफ्यूजन, इससे आपका पूरा आंसर डिफाइन हो जाता है, तो आप यहाँ पे अंडरलाइन जरूर करके आइएगा। हाउ डू, अब ये जो क्वेश्चन है बेटा ये बोथ वेरी शॉर्ट एंड शॉर्ट दोनों के लिए इम्पॉर्टेंट है, तो दोनों के नज़रिए से मैंने इसको थोड़ा सा लेंदी आंसर करें ताकि शॉर्ट में भी आप, अगर शॉर्ट में ये क्वेश्चन आ जाए तो आप कुछ लिख के आ पाए। लेकिन आपको वेरी शॉर्ट में इतने बड़े आंसर्स नहीं देने, आपको 1 या 2 लाइन में आंसर्स खत्म करने हैं, बस प्रेजेंटेशन अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, मैंने लेंथ इसलिए कहना है क्योंकि अगर शॉर्ट में यही क्वेश्चन बन के आ जाए तो आपके पास मटीरियल हो, मैटर हो लिखने का। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डज प्लानिंग रिड्यूस रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी। प्लानिंग से रिस्क, अनसर्टेनिटी का जो रिस्क है वो कैसे कम हो सकता है। तो यहाँ पे क्या बोला गया है, Planning help the manager to face the uncertainty because planners try to forecast the future by making some assumption regarding future, keeping in mind that their past experience and scanning the business environment। तो यहाँ पे क्या बोला गया है कि प्लानिंग अनसर्टेनिटी को ख़त्म नहीं कर सकती लेकिन रिड्यूस कर सकती है। कैसे कर सकती है कि जो प्लानिंग करने में मैनेजर फोरकास्ट करते हैं और अजम्पशन करते हैं रिगार्डिंग काहे के लिए, किस लिए फोरकास्ट और अजम्पशन करते हैं, फ्यूचर के लिए। क्या माइंड में रख के करते हैं, अपने एक्सपीरियंस में। हम फ्यूचर को कैसे बता सकते हैं, फ्यूचर में क्या होगा क्या नहीं होगा, ये हमारे पास्ट एक्सपीरियंस है जिससे हम बता सकते हैं कि हाँ आने वाले टाइम पे सेल्स बढ़ेगी या कम होगी। और बिजनेस एनवायरनमेंट को देखते थे कि इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में क्या चल रहा है, लीगल एनवायरनमेंट में क्या चल रहा है, तो ये एक पूरी डेफिनेशन इसके लिए प्रिपेयर है। और यहाँ पे इस तरह की लैंग्वेज में आपके जो प्रेजेंटेशन होती है, जो आपका राइटिंग स्किल्स होती है वो दिखती है एग्जामिनर को। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज वाई इज प्लानिंग कंसिडर्ड एज अ ऑल परवेसिव फंक्शन। ऑल परवेसिव मतलब सभी जगह यूज करा जाने वाला फंक्शन है प्लानिंग। वाई? Planning is called a pervasive function of management because planning occurs in all level of management। सभी लेवल, जो तीनों लेवल है मैनेजमेंट के, टॉप, मिडिल एंड फर्स्ट लाइन, सभी अपने लेवल पे प्लानिंग करते हैं। In a business organization, directing all managers to different business unit to work towards achieving the business goals and objectives। तीनों लेवल हो गए, या फिर प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन हो गया, नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन हो गया, जो भी है सब प्लानिंग करते हैं किसी भी काम को, किसी भी गोल को, किसी भी ऑब्जेक्टिव को अचीव करने से पहले। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर सोशल ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट का जो सोशल ऑब्जेक्टिव है वो क्या है। Every organization has a social objective to give back to the society। ठीक है, तो सोशल ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या हुआ, गिव बैक टू सोसाइटी, की गिव बैक टू सोसाइटी, कि आप सोसाइटी के लिए काम कर रहे हैं तो आपका भी फर्ज बनता है कि आप उनके, आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप उनके लिए कुछ करें। दिस इंक्लूड क्रिएटिंग बेटर प्रोडक्ट। अब सोसाइटल उसमें क्या क्या पॉइंट आ गए, बेटर प्रोडक्ट आपको देना है, बेटर सर्विसेज देनी है, रीजनेबल रेट में देना है, प्रोडक्शन शुड बी एनवायरनमेंट, इको फ्रेंडली जो प्रोडक्शन होता है वो। अब तो हमने 4 पॉइंट यहाँ पे पढ़ लिए कि अच्छी क्वालिटी देनी है, अच्छा प्राइस देना है, अच्छा एक्सपीरियंस देना है और इको फ्रेंडली प्रोडक्ट देना है, उनके लिए हजार्डस प्रोडक्ट आपको नहीं देना। तो ये हो गए हमारे सोसाइटल ऑब्जेक्टिव। वॉट आर सिंगल यूज्ड फॉर स्टैंडिंग प्लान। अब यहाँ पे सिंगल यूज्ड और एंड कर लेते हैं, एंड स्टैंडिंग प्लान्स क्या होते हैं। सिंगल यूज प्लान क्या है, सिंगल यूज प्लान आर डेवलप्ड फॉर स्पेसिफिक टाइम
लिमिटेड ऑब्जेक्टिव और इवेंट दैट एंड आर नॉट इंटेंडेड फॉर द रिपीटेड यूज़। तो एक ही बार के लिए बनाया जाता है, कि लिमिटेड टाइम या लिमिटेड प्रोजेक्ट के लिए बनाया जाता है, उसको दोबारा बार बार यूज़ नहीं कराया जाता। और नाम से ही हमें क्लियर है, सिंगल यूज प्लान्स। व्हाट आर स्टैंडिंग प्लान्स? ऑन द अदर हैंड आर ऑनगोइंग एंड लॉन्ग टर्म प्लान, ऐसे प्लान जो हम लॉन्ग टर्म के लिए बनाते हैं, जैसे कि आपने अभी 12th के लिए प्लान बनाया है, ये सिंगल यूज़ प्लान है, क्योंकि आफ्टर 12th आपके ये प्लान कभी काम नहीं आने वाले। लेकिन आपने अपनी लाइफ को लेकर जो प्लान बनाया ये लॉन्ग टर्म प्लान है, ये क्या हो गए? स्टैंडिंग प्लान। तो ये क्या करते हैं? दैट प्रोवाइड गाइडेंस फॉर रिक्योरिंग एक्टिविटी और सिचुएशन, किसी भी सिचुएशन या किसी भी एक्टिविटी में हमें हेल्प करते हैं। स्ट्रैटेजी हमने ऑलरेडी डिस्कस कर ली थी अभी इसकी डेफिनेशन। अ स्ट्रैटेजी इज अ कॉम्प्रिहेंसिव प्लान, छोटे छोटे प्लान्स होते हैं टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। स्ट्रैटेजी इज फॉर्मुलेटेड आफ्टर स्कैनिंग द बिजनेस एनवायरनमेंट। स्ट्रैटेजीज बनाई कैसे जाती है? पहले बिजनेस एनवायरनमेंट को स्कैन करते हैं, उसकी सारी सिचुएशन को हम देखते हैं, उसके बाद हम स्ट्रैटेजीज बनाते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्टेट एनी 4 रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कंज्यूमर्स। ये तो आपको पता होना चाहिए, आप कंज्यूमर है, आपकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी है कंज्यूमर मस्ट एक्सरसाइज हिज राइट, कि जो भी आपके राइट है, राइट टू हियर, राइट टू आस्क फॉर इंफॉर्मेशन, राइट टू गेट एड्रेसेस, ये सभी का आपको पता होना चाहिए। और पता होने से नहीं होता है, आप उसको एक्सरसाइज करिए, आप उनका यूज़ करिए। फिलिंग कंप्लेन फॉर द रेड्रेसल ऑफ जेन्युइन ग्रेवियर्स, कि अगर आपके साथ कुछ धोखा हुआ है तो आप उसके लिए कंप्लेन करिए, जो भी आपके ग्रेवियर्स हैं वहाँ पे। कंज्यूमर मस्ट बी क्वालिटी कॉन्शियस, डू नॉट कॉम्प्रोमाइज ऑन क्वालिटी, आप क्वालिटी कॉन्शियस बनिए, कभी भी कम पैसे के लिए क्वालिटी को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे, आप बैड क्वालिटी का सामान खरीद नहीं सकते। डू नॉट फॉरगेट टू गेट रिसिप्ट और गारंटी वारंटी कार्ड, कभी भी कैश मेमो, रिसिप्ट और गारंटी वारंटी कार्ड लेना ना भूलें। अगर सामने वाला आपको देता नहीं है तो भी आप उसके बारे में पूछें, उनसे मांगें। व्हाट आर रूल्स? तो यहाँ पे 2 तरह के प्लान अभी तक हमने डिस्कस कर लिए, स्ट्रैटेजी और रूल्स। रूल्स क्या है? दीज आर स्पेसिफिक स्टेटमेंट। अब स्टेटमेंट, रूल्स क्या होते हैं? स्टेटमेंट। और स्ट्रैटेजीज क्या थी? कॉम्प्रिहेंसिव प्लान्स that inform what is to be done, they do not allow any flexibility and discretion। अब रूल्स में हम चेंजेस नहीं कर सकते, एक बात ये हो गई। ये केस स्टडीज़ भी बन सकती है यहाँ पे, ठीक है। इट रिफ्लेक्ट अ मैनेजरियल डिसीजन दैट सर्टेन एक्शन मस्ट और मस्ट नॉट बी टेकन, ये हमें बताते हैं कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना। रूल्स की पहचान, जैसे कि अगर आपको केस स्टडी दे दी गई तो आप कैसे पहचान करेंगे कौन से टाइप का प्लान है? फर्स्ट, अगर वो रिजिड है, चेंज नहीं कर सकते, उसके बाद में वो फ्लेक्सिबल नहीं है, ठीक है। उसके बाद वो हमें ये बताया कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। अगर वो स्पेसिफिक स्टेटमेंट है वो भी रूल्स है। रूल्स जनरली रिफर्स टू द एडमिनिस्ट्रेटिव एरिया ऑफ द प्रोसीजर, दे सर्व एज अ गाइड्स एंड डू नॉट लीव एनी स्कोप ऑफ डिस्क्रेशन। डिस्क्रेशन हमने बता लिया कि कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं रहती, जो रूल है वो चेंज नहीं हो सकता। 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, एक तो चेंज नहीं है, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, ऊपर से क्या करना है और क्या नहीं करना, व्हाट टू डू एंड व्हाट शुड नॉट बी डन, ये रूल्स में हमें बताया जाता है। इसके बाद में क्वेश्चन आता है, व्हाट डज प्लानिंग, हाउ डज प्लानिंग रिड्यूस क्रिएटिविटी? The formulation of plan and policies is an intellectual process that requires creative and innovation on the part of the manager. However, once a plan is formulated, कि प्लानिंग में तो देखो क्रिएटिविटी की बहुत ज़रूरत होती है, क्योंकि एक इंटेलेक्चुअल प्रोसेस है, फ्यूचर के लिए करी जानी है, तो इसके लिए क्रिएटिवनेस और एक मेंटल एक्सरसाइज है, उसके लिए आपको क्रिएटिव होना या इनोवेटिव होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन एक बार जब प्लान फॉर्मुलेट हो गए तो उसमें वो रिजिड बन जाते हैं, उसमें आप चेंज नहीं कर सकते। This rigidity create hurdles when unforeseen changes come about, thereby reduce creativity। तो जब ज़रूरत होती है वो चेंज नहीं हो पाते और क्रिएटिविटी हम हमारी कर नहीं सकते। देखो, आप काम में क्रिएटिविटी तभी ला सकते हो जब आप उसको कर रहे हो, और जब प्लानिंग ऑलरेडी हो गई तो आपको उन्हीं के अकॉर्डिंगली काम कर सकता है। इसीलिए जो प्लानिंग है, जो क्रिएटिविटी है, उसको रिड्यूस करती है। हाउ डज प्लानिंग लीड टू रिजिडिटी? रिजिडिटी मतलब क्या होता है? फ्लेक्सिबिलिटी का उल्टा रिजिडिटी, अपोजिट, कि टफनेस कि प्लानिंग जो है रिजिड होती है, चेंज नहीं हो पाती। ऐसा क्यों होता है?
तो आंसर इज द फॉर्मुलेशन ऑफ प्लान एंड पॉलिसीज इज एन इंटेलेक्चुअल प्रोसेस, सेम ऊपर वाली है, दैट रिक्वायर्स क्रिएटिव एंड इनोवेशन ऑन द पार्ट ऑफ द मैनेजमेंट। हाउएवर वंस अ प्लान इज फॉर्मेड द मैनेजर मे नॉट बी एबल टू चेंज इट। सेम आंसर दोनों क्वेश्चन का। क्रिएटिविटी कैसे रिड्यूस करती है कि फॉर्मेट होने के बाद चेंज नहीं हो सकती, फॉर्मुलेट होने के बाद, और सेम आंसर इसका है कि रिजिडिटी क्यों है कि फॉर्मुलेट हो गया एक बार प्लान तो उसके बाद में वो चेंज नहीं हो सकता। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव। एक्सप्लेन। ऑल परवेसिव का मतलब क्या होता है कि जो मैनेजमेंट है वो ऑल परवेसिव एक्टिविटी है, फंक्शन है, उसको एक्सप्लेन करिए कैसे है। ठीक है, मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव बिकॉज द एक्टिविटी इन्वॉल्व्स इन द मैनेजमेंट एंड एंटरप्राइज आर कॉमन टू ऑल, वेदर इट इज प्रॉफिट मेकिंग और नॉन प्रॉफिट मेकिंग, सोशल, पॉलिटिकल, पब्लिक, प्राइवेट, स्मॉल, लार्ज ऑर्गेनाइजेशन। मैनेजमेंट जो है वो हर जगह पे होता है, चाहे से वो प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे से वो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन हो, पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन हो, प्राइवेट हो, स्मॉल हो, लार्ज हो, किसी भी तरह की ऑर्गेनाइजेशन हो, सभी जगह मैनेजमेंट जो है वो काम आता है। इसलिए हम मैनेजमेंट को क्या कहते हैं? ऑल परवेसिव फंक्शन ऑफ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्लानिंग इज अ मेंटल एक्सरसाइज। ठीक है, अभी हमने पढ़ा कि एक इंटेलेक्चुअल प्रोसेस है, फ्यूचर के लिए करी जाती है। प्लानिंग इज अ मेंटल एक्सरसाइज विच रिक्वायर हायर थिंकिंग। ठीक है, प्लानिंग जो है हायर थिंकिंग जरूरत है प्लानिंग के लिए। इन प्लानिंग अजम्पशन एंड प्रेडिक्शन रिगार्डिंग फ्यूचर आर मेड, ये हमने पढ़ा हुआ है। स्कैनिंग द एनवायरमेंट प्रॉपरली एंड अलाउ अस टू चूज द नेसेसरी एक्शन। बिजनेस एनवायरनमेंट को स्कैन करना और उसके लिए नेसेसरी एक्शन लेना, उसके लिए नेसेसरी स्ट्रेटजीज बनाना भी प्लानिंग में होता है। इसलिए हम कह सकते हैं दैट प्लानिंग इज मेंटल एक्सरसाइज। मैनेजमेंट इज इंटेंजिबल फोर्स। जो मैनेजमेंट है वो इंटेंजिबल है, देख नहीं सकते हम, छू नहीं सकते उनको, फील कर सकते हैं बस। तो इंटेंजिबल कैसे है मैनेजमेंट? देखा और छुआ नहीं जा सकता। मैनेजमेंट इज इंटेंजिबल एज इट कैन नॉट बी सीन और टच। ठीक है, इंटेंजिबल का मतलब क्या होता है? डेट कैन नॉट बी सीन और टच। वन कैन फील इट्स प्रेजेंट थ्रू ऑर्डरलीनेस, एंथुजियास्टिक एम्प्लॉयज एंड एफिशिएंट वर्क। कि आप मैनेजमेंट फील कर सकते हो। कैसे कर सकते हो? अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में सारे काम जो ऑर्डरलीनेस से होते हैं, एंथुजियास्टिक वर्कर्स हैं और एफिशिएंट वर्क वहाँ पे हो रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि जो मैनेजमेंट है वो वहाँ पे बहुत अच्छा मैनेजमेंट हो रहा है, तो आप उसको फील कर पा रहे हो। वी कैन फील द रिजल्ट ऑफ मिस मैनेजमेंट। और मैनेजमेंट से ज़्यादा हमें क्या दिखता है? मिस मैनेजमेंट। मैनेजमेंट चाहे हम फील कर पाए या नहीं कर पाए, हम ज़्यादा फील क्या कर लेंगे? अरे यहाँ पे बहुत मिस मैनेजमेंट हो रहा है, मोर क्लियरली एंड अर्ली एज कम्पेयर टू मैनेजमेंट। जो मिस मैनेजमेंट है वो ज़्यादा अच्छे से देख पाते हैं और ज़्यादा जल्दी हमें समझ आ जाता है मैनेजमेंट से। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कोऑर्डिनेशन इज एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। एक्सप्लेन। जो कोऑर्डिनेशन है वो मैनेजमेंट का एसेंस है, बिना कोऑर्डिनेशन के मैनेजमेंट कंप्लीट नहीं हो सकता। तो क्या है इसका आंसर? इट इज सिंक्रोनाइजेशन ऑफ एक्टिविटीज। एक्टिविटीज मतलब सारे जो फंक्शन है उसका सिंक्रोनाइजेशन है क्या? कोऑर्डिनेशन। एंड एफर्ट्स टू इंश्योर दैट दे वर्क टुगेदर सीमलेसली टुवर्ड्स द कॉमन गोल। सीमलेसली मतलब एक साथ जो है कॉमन गोल की तरफ वो बढ़ रहे हों। ये हमें कौन बताता है? कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन इज एसेंस ऑफ मैनेजमेंट बिकॉज इट इज द की ऑफ अचीविंग ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक्सप्लेन द इवेल्युएटिंग अल्टरनेटिव कोर्सेज इन प्लानिंग प्रोसेस। देखो, प्लानिंग प्रोसेस में एक स्टेप है इवेल्युएटिंग अल्टरनेटिव कोर्सेज, जिसमें आप प्लान करके एक काम करने के अलग अलग तरीके तो पहचान लेते हो, लेकिन उसमें से एक दूसरे से कंपेयर जब करते हो तो ये वाला स्टेप होता है। इवेल्युएटिंग मीन द स्टडी ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ वेरियस एक्शन। ये जो अल्टरनेटिव एक्शन है उनकी परफॉर्मेंस कैसे कैसे है और कौन सी परफॉर्मेंस हमें सबसे ज़्यादा फायदा हो रहा है, कौन से एक्शन से हम ज़्यादा जल्दी ऑर्गेनाइजेशन गोल्स को अचीव कर सकते हैं। All the possible alternatives should be evaluated keeping in mind their expected cost and benefit। अच्छा, उसको हम उसके कॉस्ट और बेनिफिट्स भी देखेंगे कि वो हमें कितना कॉस्ट दे रहा है, उससे प्रॉफिट कितना हो रहा है। एक्सप्लेन द ऑब्जेक्टिव ऑफ मेथड स्टडी टेक्निक ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। मेथड स्टडी क्या होती है? द पर्पस ऑफ आउटलाइन स्टडीज टू फाइंड आउट विग्रस वे टू परफॉर्मिंग द जॉब। मेथड स्टडी मतलब एक काम को करने के कितने और तरीके भी हैं, कितने अच्छे और तरीके भी हैं, वो हम स्टडी करते हैं किसमें? मेथड स्टडी में।
व्हाट डू यू मीन बाय डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम? डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम क्या बोलता है? टेलर्स डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम पोस्ट दैट द वर्कर्स हु एक्सीड द स्टैंडर्ड आउटपुट, कि अगर आपने कोई स्टैंडर्ड आउटपुट सेट करा हुआ है कि एक दिन में आपको 100 यूनिट प्रोड्यूस करनी है, उसको कोई वर्कर एक्सीड करता है, उसे ज़्यादा बना देता है, तो उसकी जो वेजेस है वो भी क्या होनी चाहिए? वो भी हाई होनी चाहिए। मस्ट बी पेड हाई रेट ऑफ हाई प्रोडक्शन। लेकिन कुछ स्टैंडर्ड से भी लो है, 100 से भी कम बनाते हैं 90, तो उसके लिए जो वेजेस होनी चाहिए वो भी क्या होनी चाहिए? कम, एज अ पनिशमेंट। तो ये हमें बताता है डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम। कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेट ग्रुप एफर्ट, हाउ? कि कोऑर्डिनेशन से अलग अलग लोगों के जो एफर्ट है वो इंटीग्रेट होते हैं और वो ग्रुप एफर्ट में बदल जाते हैं। कैसे? कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेट ग्रुप एफर्ट बाय कंबाइनिंग अनरिलेटेड और डाइवर्स इंटरेस्ट इनटू पर्पसफुल वर्क एक्टिविटी। कि अनरिलेटेड, बिना इंटरेस्ट के साथ काम करा गया, उसको कोऑर्डिनेशन से हम किसी पर्पसफुल एक्टिविटी में बदल सकते हैं। इसलिए कहा जाता है कि कोऑर्डिनेशन जो है वो ग्रुप एफर्ट्स को इंटीग्रेट करता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क प्रोफाउंड बाय हेनरी फ्योर्ड। ठीक है, द प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क स्टेट कि डिवीजन ऑफ वर्क कैसे करा जाना चाहिए? दैट एनी वर्क प्रोजेक्ट मस्ट बी डिवाइड इंटू स्मॉल टास्क, ये सभी कामों को छोटे छोटे भागों में डिवाइड कर लेना चाहिए। बेस किस बेस पे? स्पेशलाइजेशन, कि कौन सा काम, कौन सा इंसान, कौन सा वर्कर ज़्यादा अच्छे से, ज़्यादा एफिशिएंट, ज़्यादा इफेक्टिवली कर सकता है, और उन्हीं के अकॉर्डिंगली उनका काम जो है वो डिवाइड कर देना चाहिए। दिस डिवीजन ऑफ वर्क प्रमोट्स अचीविंग स्पेशलाइजेशन इन द स्किल। मतलब इससे क्या होता है कि जो वर्कर जो एक तरह का काम बार बार करेगा, तो उस काम के लिए उसको क्या होगा? स्पेशलाइज्ड हो जाएगा वो एक तरह का काम बार बार करते करते। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्लानिंग रिड्यूस ओवरलैपिंग एंड वेस्टफुल एक्टिविटी। कि प्लानिंग से वेस्टफुल एक्टिविटी जो क्या होती है? रिड्यूस होती है। ओवरलैपिंग मतलब बार बार एक काम बार बार नहीं होता। The efforts of various individual and departments are coordinated properly to eliminate overlapping and wasteful activity। कि बार बार overlapping and wasteful activity ना हो, इसलिए डिपार्टमेंट्स के बीच में क्या होना चाहिए? कोऑर्डिनेशन। इट इंश्योर क्लैरिटी थॉट्स एंड एक्शन, वर्क इज कैरी और स्मूथली विदाउट एनी कन्फ्यूजन एंड मिसअंडरस्टैंडिंग। और ये सब कब हो सकता है? कि हम पहले से ही प्लानिंग करके चलते हैं कि कौन क्या काम करेगा, कौन किससे कम्युनिकेट करेगा। प्लानिंग, सॉरी, एक्सप्लेन द इंटर्नशिप ट्रेनिंग मेथड। इंटर्नशिप ट्रेनिंग मेथड क्या होता है? टेक्निकल इंस्टीट्यूट एंड ऑर्गेनाइजेशन जॉइंटली इम्पार्ट ट्रेनिंग अंडर इंटर्नशिप ट्रेनिंग। इंटर्नशिप ट्रेनिंग मतलब पढ़ते पढ़ते ही अगर आप किसी चीज़ की ट्रेनिंग ले रहे हो तो उसको इंटर्नशिप ट्रेनिंग कहते हैं। द पर्पज ऑफ दिस ट्रेनिंग इज टू स्ट्राइक अ बैलेंस बिटवीन थ्योरेटिकल एंड प्रैक्टिकल नॉलेज। क्यों करा जाता है? इसका पर्पस क्या है? ताकि आपको थ्योरेटिकल के साथ साथ प्रैक्टिकल नॉलेज भी आए। न्यू एम्प्लॉयज़ के लिए ये ट्रेनिंग दी जाती है। ठीक है, उसके बाद में लास्ट क्वेश्चन है आर द प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट आर एब्सोल्यूट। क्या साइंटिफिक मैनेजमेंट की जो प्रिंसिपल है वो एब्सोल्यूट है, एज अ एक प्री मेड सॉल्यूशंस है किसी भी प्रॉब्लम का? प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर नॉट एब्सोल्यूट, किसी भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं है, सोल्यूशन नहीं है। दे आर जस्ट द गाइडलाइंस फॉर द डिसीजन मेकिंग। ये बस आपको डिसीजन मेकिंग में हेल्प करते हैं। इन द कोर्स ऑफ मैनेजमेंट दैट इज प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर नॉट अप्लाइड एज इट इज। जो इसके मैनेजमेंट का जो प्रिंसिपल है ना, एज इट इज हम अप्लाई नहीं कर सकते। इन द रियल बिजनेस सिचुएशन रादर दे नीड टू बी मॉडिफाइड। इनको सिचुएशन के अकॉर्डिंग, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग हमें क्या करना पड़ता है? मॉडिफाई करता है। और ये वही बात है, सिचुएशन और नीड्स के अकॉर्डिंग हमें मॉडिफाई करते रहना पड़ता है। ठीक है, तो ये थोड़े बहुत वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है। इनको हम इसी सीरीज़ को और आगे बढ़ाएंगे और इसी तरह के और चैप्टर वाइज वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस आपके लिए आते रहेंगे जब तक आप इन क्वेश्चंस की प्रिपरेशन करिए। जो ये क्वेश्चन है ये विद आंसर आपको PDF फॉर्म में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। थैंक यू।